गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में अपन ऑक्सीजन के बारे में पढ़ रहे थे कि ऑक्सीजन जो है पादपवर्धी हार्मोन है, इसकी अपन बात कर रहे थे। इसमें अपन ऑक्सीजन के कार्य के प्रभाव पढ़ रहे थे। उसमें अपन ने लास्ट 8 पॉइंट डिस्कस कर लेते। विल्गन प्रभाव की बात की थी लास्ट क्लास में कि विल्गन प्रभाव क्या होता है। ठीक है, इसके आगे अपन बात अब करने वाले हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अपने खरपतवारों का उन्मूलन। खरपतवारों का उन्मूलन कि भाई खरपतवारों का उन्मूलन कैसे किया जाता है, इसमें ऑक्सीजन का क्या रोल है उसकी बात करें। कि खेतों में जो प्राय जो फसली पौधे होते हैं उनके साथ जो अनावश्यक पौधे उग जाते हैं उन्हें अपन खरपतवार कहते हैं। आप जानते हैं ये चीज़ें। ठीक है, ये पौधे जो क्या करते हैं कि भाई खरपतवार जो उगते हैं ये क्या करते हैं, जल, खनिज इत्यादि पदार्थ जो होते हैं वो फसली पौधों से प्रतियोगिता करते हैं कि ये अधिक मात्रा में क्या करते हैं, पौधे की तुलना में ये ग्रहण कर लेते हैं। क्या, जल है, खनिज है। जिससे क्या होता है कि जो आपके फसल की वृद्धि अच्छी नहीं होती। कि मान लीजिए आपको पता है फसल को बारिश पे अपन डिपेंडेंट फसल कर रहे हैं। मान लीजिए अपना खेत है, अब इसमें जो आपके भूमि जो जल है, मृदा जल कहते हैं, उसकी मात्रा लिमिटेड है। अब एक तो ये मान लीजिए पौधे लगे हुए ऐसे, अब इसमें बीच में खरपतवार भी लगी। अब ये जितना पौधा जल ले रहा है, खनिज ले रहा है, उतना ये ले रहा है, तो इस पौधे को पोषक तत्व तो कम मिलेंगे, जल कम मिलेगा, तो ये वृद्धि कम करेगा, तो अपन को क्या होगा, आर्थिक नुकसान होगा। तो इसलिए अपन क्या करते हैं कि भाई ऑक्सीजन का उपयोग करके इन पौधों को क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। कि भाई ऑक्सीजन का प्रयोग करने से ठीक है, ये जो अनावश्यक पौधे हो गए वे क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, जिससे अपने फसली पौधे हैं वो अच्छी ग्रोथ कर पाते हैं। तो इसके लिए कौन सी जो आपके खरपतवार काम लिए जाते हैं, ठीक है, आपके कौन से ऑक्सीजन है जो खरपतवार को नष्ट करने में काम आता है, तो इसमें 2,4-D एक तो ये खरपतवार काम आता है, कर पढ़ चुके हैं। डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड और एक है 2,4,5-T। तो ये दोनों आपके क्या है, ऑक्सीजन है जो क्या कार्य करते हैं, आपके खरपतवारों को क्या करते हैं, नष्ट करने का कार्य करते हैं। और जबकि जो घास खरपतवार है उसके लिए क्या उपयोग लिया जाता है कि डेलापेन, जो घास होती है उसके लिए प्रयोग किया जाता है। डेलापेन नामक एक संश्लेषित ऑक्सीजन है। ठीक है, ऑक्सीजन से नष्ट किया जाता है किसको, खरपतवार, आपकी जो घास होती है उसको। ये घास खरपतवार के लिए डेलापेन का उपयोग किया जाता है, घास खरपतवार के लिए। ठीक है, इस प्रकार से खरपतवारों को उन्मूलन में भी उपयोगी है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, पर्वों का लघुकरण। पर्वों का लघुकरण के नाशपाती, सेव आदि में जो आपके लघु शाखाओं पर ही फल का निर्माण हो जाता है। किसके अंदर, कि नाशपाती है, सेव है, इन पे क्या हो जाता है कि जो आपके लघु शाखाएं होती है, छोटी छोटी शाखाएं होती है, वहाँ पे क्या हो जाते हैं, फल लग जाते हैं। तो इनमें क्या किया जाता है, नेफ्थलीन एसिटिक एसिड। ठीक है, नेफ्थलीन एसिटिक एसिड का क्या करता है, छिड़काव करते हैं, जिससे क्या हो जाती है, दीर्घ शाखाओं के पर्वों को लघु करके लघु शाखाओं की संख्या में वृद्धि की जाती है। कि भाई जो दीर्घ शाखाएं जो होती है उनके पर्वों को क्या कर दिया जाता है, छोटा कर दिया जाता है। बड़ी बड़ी शाखा होती है उनके पर्वों को छोटा, मतलब जैसे शाखा बड़ी लगी हुई, इसमें जो पर्व यहाँ पे थे उन पर्वों को क्या कर दिया जाता है, छोटा कर दिया जाता है। फिर इस पे क्या होती है, लघु शाखाओं की संख्या में वृद्धि की जाती है, जिससे फिर ये बड़ी संख्या कम हो जाती है और लघु शाखाएं भी क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। इसके अलावा बात करें आपके उत्तक संवर्धन में, क्योंकि उत्तक संवर्धन तकनीक द्वारा क्या होता है, उत्तकों व अंगों का क्या किया जाता है, कृत्रिम संवर्धन व्यापक रूप से, कृत्रिम रूप से मानव निर्मित माध्यम में, और जो आपके पादप उत्तक है उनका विकसित करना, पादप के पर्टिकुलर अंग है उसको विकसित करना। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, उत्तक संवर्धन कहते हैं। तो इस तकनीक में क्या होते हैं कि जो ऑक्सीजन है, कि ऑक्सीजन जो है आपके मूल निर्माण कि अपन पढ़ चुके हैं कि ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन के घोल में किसी मान लीजिए पादप को, भाग को या उत्तक को डुबो देते हैं तो उसमें जड़ें विकसित हो जाती है, जल्दी जड़ें निकल जाती है। तो ऑक्सीजन जो मूल निर्माण में और कैलस विभेदन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कि अभी पढ़ेंगे आके उत्तक संवर्धन वाले क्षेत्र में कैलस, ये विभेदित कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है, कैलस कहलाता है। तो इसके विभेदन, इसके डेवलपमेंट में क्या होता है, ऑक्सीजन का बहुत ही बड़ा रोल होता है। इसके आगे देखिए, ये आपके हो गए ऑक्सीजन के कार्य की प्रभाव। ऑक्सीजन के बारे में आपने पढ़ लिया, कार्य की प्रभाव क्या होता है। इसके अलावा अपन इसमें ऑक्सीजन जो है, इसके प्राकृतिक ऑक्सीजन कौन है, संश्लेषित ऑक्सीजन कौन है, ये बात होगी। ये ऑक्सीजन आपके कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आता है आपके जिब्रेलिन्स की बात करते हैं। नेक्स्ट पादपवर्धी हार्मोन जिब्रेलिन। जिब्रेलिन्स या जिब्रेलिन एक ही बात है।
ठीक है, इसकी बात करते हैं कि भाई जिबरेलिन की खोज जो है वो जापान में हुई थी। कि भाई जिबरेलिन की खोज कहाँ पे हुई थी? जापान हुई थी, चावल के एक रोग से की गई थी। तो इसकी खोज कहाँ हुई? जापान में। ठीक है, जापान में खोज किसे? चावल के एक रोग से हुई, कि चावल में एक रोग होता है, उसे जापान के अंदर इसकी खोज हुई। किसकी? जिबरेलिन की। कैसे हुई? देखिए जापान में 1890 में, जापान में कब बात है? 1890, 1890 में क्या होता? धान के में, ये आपको पता है, चावल के में एक ही बात। ठीक है, कि चावल के खेतों में कुछ पौधे जो थे वो असामान्य रूप से क्या हो गए? लंबे हो गए। मतलब एक तो फसल पूरी हुई है 10 पौधे, उसमें से 5 पौधे जो है समय से पहले लंबे हो गए। तो इसे क्या बोलेंगे अपन? कि भाई असामान्य रूप से क्या होते हैं? लंबे पाए गए। और उनमें पुष्पन का क्या था? अभाव। तो कुछ पौधे असामान्य रूप से लंबे हो गए, और उसमें क्या नहीं हो रहा था? पुष्पन की क्रिया नहीं हो रही थी, पुष्प नहीं लग रहे थे। ठीक है, तो इस रोग का नाम क्या रखा गया? बेकने रोग रखा गया। ठीक है, और ये बेकने रोग जो है दिया गया नाम, इस रोग को क्या नाम दिया गया? बेकने रोग। क्या था? कि कुछ पौधे थे वो सामान्य पौधे से लंबे हो गए, लेकिन उसमें पुष्पन की क्रिया नहीं होती, इसे क्या नाम दिया गया? जापान के अंदर बेकने रोग नाम दिया गया। उसके बाद में क्या था? होरी। ठीक है, होरी। होरी नाम के वैज्ञानिक हुए थे कब? 1898, 1898 में ने इस रोग का अध्ययन किया और पाया कि इस रोग से ग्रसित पौधे सामान्य रूप से लंबे तथा पतले होते हैं। कि उन्होंने रिसर्च क्या बताया कि इस रोग से जो है बेकने रोग से, किस रोग से जो पौधे होते हैं वो क्या होते हैं? लंबे व पतले होते हैं। ठीक है, और इसमें पुष्पन नहीं होता। और क्या नहीं होता? पुष्पन नहीं होता। ये बात हो चुकी, पलट चुका अपन। पुष्पन नहीं मतलब फूल नहीं लगता, फूल नहीं लगेंगे, फूल नहीं बनेंगे। और पुष्पन नहीं होता तथा ये फल व बीज उत्पन्न करने में क्या है? असमर्थ है। मतलब ना तो पुष्पन नहीं होगा, फल नहीं लगेंगे, फल नहीं लगेंगे, बीज का निर्माण होगा, तो फल व बीज निर्माण नहीं होता इनमें। तो इसमें इन्होंने इसे क्या कहा? बेवकूफ नवोद्भिद भी कहा। इन्होंने इसे क्या नाम दिया? बेवकूफ नवोद्भिद। किसने? होरी ने। कब? 1898 में। इसके बाद धान का ये रोग एक कवक, शायद इसको थोड़ा रफ कर लेता हूँ मैं, वही बात चल रही है, इसी रोग की बात हो रही है जो जापान के अंदर हुई थी। अलग अलग वैज्ञानिकों के मत चल रहे हैं। इसके बाद में क्या हुआ? देखिए इसकी बात करते हैं कि धान का ये रोग एक कवक की वजह होता है। कि ये धान का जो ये रोग है, जैसे बेकने रोका गया, तो ये कवक की वजह से होता है। इस कवक का क्या नाम है आपके? जिब्रेला फ्यूजिकोराई। जिब्रेला बे अदा आएगा इसमें, चलिए पूरा, जिब्रेला फ्यूजिकोराई। ठीक है, ये कवक का नाम है जिब्रेला फ्यूजिकोराई। इसकी वजह से ये रोग होता है। कौन सा? आपके बेवकूफ नवोद्भिद या बेकने रोग। उसके बाद क्या बता हुआ कि कुरसोवा वैज्ञानिक हुए थे, कुरोसावा। ठीक है, कुरोसावा ने कब? 1926 की बात है, 1926 ने प्रमाणित किया कि इस कवक के स्राव को पौधे पे छिड़कने से ये रोग हो जाता है। उन्होंने क्या कहा कि भाई इस कवक के स्राव, इसके रस जो निकलता है, स्राव से पौधे में छिड़कने पर रोग हो जाता है। तो इसे कवक में का रस निकलता है, इससे छिड़काव यदि पौधों पर करे तो क्या हो जाता है? दूसरे पौधे भी रोगग्रस्त हो जाते हैं। फिर वैज्ञानिक है यहाँ पे याबुता तथा हायाशी। कब? 1939 द्वितीय विश्व युद्ध के समय इन्होंने इस कवक से शुद्ध क्रिस्टल रासायन प्राप्त किया। कि जो कवक से इसको क्रिस्टल रूप में प्राप्त किया। क्रिस्टल मतलब आप शक्कर के दाने होते हैं ना, इस दाने के रूप में प्राप्त किया, क्रिस्टल रूप में प्राप्त किया। ठीक है, और इसे क्या नाम दिया? जिब्रेलिन नाम दिया।
किसने? याबूता व हायासी ने। और इस कवक से शुद्ध क्रिस्टल रसायन प्राप्त किया और जिब्रेलिन नाम दिया। फिर आए आपके वैज्ञानिक ब्रायन तथा सहयोगी। ठीक है, ब्रायन तथा सहयोगी ने एक एकल जिब्रेलिन का शुद्ध रूप प्राप्त किया और इसे जिब्रेलिक नाम दिया। कि एकल को जिब्रेलिन प्राप्त किया, उसको क्या नाम दिया? जिब्रेलिक नाम दिया। और विभिन्न कवकों और उत्पादों में अब तक कितने? कि भाई कवकों और पादपों से, कवकों व उच्च पादपों से कितने? आज तक अभी तक 100 से अधिक प्रकार से, 100 से अधिक प्रकार के जिब्रेलिन प्राप्त किए जा चुके हैं। 100 से अधिक प्रकार के जिब्रेलिन प्राप्त किए जा चुके हैं और इनका नामांकन है वो इस प्रकार से GA1, GA2, GA3, GA4, GA5, इस प्रकार से इनका नामांकन किया जाता है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। इनमें से GA3 जो है वो सबसे पहले खोजे जाने वाला तथा सामान्य रूप से पाए जाने वाला जिब्रेलिन है। कौन सा? GA3। कि GA3 जो है सबसे पहले खोजा जाने वाला और सामान्य रूप से जो जिब्रेलिन पाया जाता है वो कौन सा है? GA3। कितने खोजे जा चुके हैं? 100। अब आपने अभी तक जो पढ़ा है उसमें महत्वपूर्ण बात क्या है? ठीक है, कि इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें जो आपके कि चावल में कौन सा रोग होता है? बेकने रोग। इसमें क्या होता है? पौधे लंबे हो जाते हैं, फूल नहीं लगते हैं, फल नहीं लगते हैं, बीज नहीं बनते। ठीक है, ये बात होगी। किसी वजह से होता है? जिब्रेलिया फ्यूजिकोरा। ये ध्यान रखना एक पॉइंट। तो फिर जिब्रेलिन नाम किसने दिया? किस रूप में किसमें प्राप्त किया? याबूता व हायासी ने। बस कुरोसावा ने क्या किया? ये बात सामान्य बात तो नहीं पूछा। तो ये वैज्ञानिक से 2 चीज़ें पूछी जा सकती है आपके बारे में, इससे ज़्यादा आपसे कुछ नहीं पूछा जा सकता। ठीक है, इसके आगे अपन बात करते हैं। देखिए अब क्या तो होगी जिब्रेलिन के बारे में जानकारी। भाई जिब्रेलिन वैज्ञानिक किस वैज्ञानिक हो जाए क्या बताए। अब देखिए इसकी रासायनिक प्रकृति की बात करते हैं। ठीक है, कि भाई रासायनिक प्रकृति किस प्रकार से पाई जाती है, कौन कौन से कंटेंट इसमें पाए जाते हैं उसकी बात। इसका सूत्र क्या है? देखिए इस रासायनिक दृष्टि से सभी जिब्रेलिन जो है वो जिब्रेलिक अम्ल होते हैं और सभी जिब्रेलिन की मूल संरचना क्या होती है? सामान्य होती है। लेकिन इसमें से एक गिबेन वलय पाया जाता है। इसमें क्या पाई जाती है? गिबेन वलय। ठीक है, और गिबेन वलय पाया जाता है और कुछ के गिबेन वलयों में 19 कार्बन तथा कुछ अन्य में कितने होते हैं? कि गिबेन कितने? कि 19 कार्बन व कुछ में क्या पाए जाते हैं? 20 कार्बन पाए जाते हैं। और कुछ जिब्रेलिन के रासायनिक सूत्र दिए हुए देखो, जैसे GA1 और GA3 का दिया हुआ सूत्र। सूत्र आपको याद करने की आवश्यकता नहीं पूछा जाता, अभी तक तो नहीं पूछा गया है, देख लीजिए। और GA1 का हो गया, GA2 का भी दिया हुआ है, GA4 का भी दिया हुआ है। ठीक है, शॉर्ट में से जिब्रेलिक एसिड इस प्रकार से लिखते हैं, GA भी लिखा जाता है, ध्यान रखना। अब देखिए GA1 की बात करें तो इसमें C कार्बन की संख्या 19 H24O6 और GA3 आपको याद रखना है क्योंकि ये सामान्य रूप से पाया जाने वाला जिब्रेलिक एसिड है। आपके कार्बन संख्या 19 H22O आपके 6 और GA2 की C कार्बन 19, इसमें भी कार्बन 19, इसमें H की बात करें, इसमें H है आपके 24, इसमें 26 और O6 O5। देखिए अब सब में कॉमन पॉइंट क्या है? तीनों 4 सेक्शन दी गई कि इसमें O की कॉमन संख्या तीनों में, एक GA4 में 5 है, कार्बन संख्या सेम है, हाइड्रोजन में फ़र्क है। हाइड्रोजन देखिए किसमें? आपके GA1 और A4 में सेम सूत्र है, बस एक O का कमी है कि GA1 में O6 होता है, इसमें O5 होता है। और इन दोनों में क्या फ़र्क है आपके कि H22 है, इसमें 26 है। ये तो इनकी संरचना हो गई। कि भाई इनका स्थानांतरण अध्रुवीय होता है, ऐसा नहीं भाई ध्रुव से ऊपर से ये नीचे की तरफ आ जाए, ऐसा कुछ नहीं होता है। इनका स्थानांतरण क्या होता है? अध्रुवीय होता है, स्थानांतरण अध्रुवीय। ठीक है, और ये जो है इनका स्थानांतरण अध्रुवीय होता है और प्रकाश से प्रभावित नहीं होते हैं। वे प्रकाश के दर सीधे इसको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, प्रकाश से प्रभावित नहीं। जबकि अपने ऑक्सीजन में क्या पड़ा था? प्रकाश आने पर ये नीचे चले जाते हैं, अंधेरा होता है उस तरफ, अप्रदीप क्षेत्र होता है वहाँ पे अधिक मात्रा में चला जाता है, मुड़ने की प्रवृत्ति दर्शाता है। ये बातें कुछ की थी, तो प्रकाश से प्रभावित नहीं होते हैं। इसके आगे बात करें अपन के
कि जिब्रेलिक A3 का सूत्र बनाए, इस रचना सूत्र बनाए। देखिए बात करें, ठीक है, कि वे पढ़ा था जिब्रेलिन A3 जो है सामान्य रूप से पाया जाने वाला क्या है, जिब्रेलिक एसिड। इसका रचना सूत्र दिया हुआ है, तो इसकी बात करते हैं। एक वलय बनाएंगे सबसे पहले आपके बेंजीन वलय। थोड़ा सा फ़र्क है इसमें, ये HO समूह पाया जाता है, OH समूह, और यहाँ पे CH2 COH कार्बोक्सिलिक समूह, और ये एक वलय यहाँ पर और बनती है अलग प्रकार की 5 कार्बन की। कार्बोक्सिलिक समूह पाया जाता है। फिर ये को यहाँ बेंजीन वलय बना लीजिए आप। और ये थोड़ी सी वलय कुछ इस प्रकार की गिबेन वलय के रूप में पाई जाती है। ये संरचना कुछ जिब्रेलिक अम्ल GA3 की संरचना है। तो एग्जाम में पूछे नहीं गए, लेकिन एक बार थी सिलेबस में, इसलिए अपन पढ़ लिया। अब देखिए जिब्रेलिन के कार्य के प्रभाव पड़ते हैं कि वो जिब्रेलिन क्या कार्य करता है, ये कौन कौन सी क्रियाओं को प्रभावित करता है। तो जिब्रेलिन के कार्य की प्रभाव पड़ते हैं। कि जिब्रेलिन के प्रमुख कार्य के प्रभाव देखिए। पहला है पावदृग्यन। कि पावदृग्यन क्या है, कि अपन क्या पढ़ रहे हैं, जिब्रेलिन के कार्य के प्रभाव पढ़ रहे हैं कि जिब्रेलिन है वो किस प्रकार से कार्य करता है, उसकी बात कर रहे हैं। अपन जिब्रेलिन के कार्य के प्रभाव पढ़ रहे थे, उसमें पावदृग्यन पहला है। देखिए क्या है कि जिब्रेलिन जो है वो पावदृग्यन द्वारा क्या करते हैं कि पौधों में, कि जिब्रेलिन जो है पौधों में क्या करता है, पावदृग्यन द्वारा क्या करता है, पौधों की लंबाई बढ़ाता है। तो ऊपर आप पढ़ चुके हैं कि जैसे ये मान लीजिए पौधा है और इसमें ये इस प्रकार से बनाए, इन्हें अपन बोलते हैं इंटरनोड, और हिंदी में से कहा जाता है पर्व। और ये भी क्या इंटरनोड, हिंदी में क्या कहते हैं, पर्व। और बीच वाला जो होता है इसे कहा जाता है पर्व संधि, और इंग्लिश में से कहा जाता, इंग्लिश में से नोड कहते हैं और हिंदी में से पर्व संधि कहते हैं। ठीक है, और ये जो गैप है इसको इंग्लिश में कहा जाता है इंटरनोड, दोनों नोड के बीच में, और हिंदी में से कहा जाता है आपके पर्व। तो ये क्या करता है, जिब्रेलिन इन पर्वों की लंबाई को बढ़ाता है। ठीक है, जैसे पौधे की क्या करता है, ये लंबाई बढ़ाने में लंबाई को प्रेरित करता है, और ये पत्तियों के आकार में वृद्धि को भी प्रेरित करता है। क्या करता है, इसके अलावा कि पर्वों की लंबाई बढ़ाता है, पर्व की लंबाई बढ़ाता है। इसके अलावा ये क्या कार्य करता है, पत्तियों की लंबाई बढ़ाता है, कि पत्तियों के आकार में वृद्धि करता है। ये पत्तियों का आकार में क्या करता है, ये वृद्धि करता है। इसके अलावा ये क्या करता है, रोजेट स्वभाव का क्या करता है कि रोजेट स्वभाव वाले द्विवर्षीय पातों में दीर्घित, इसको थोड़ा रफ हो लेते हैं। कि रोजेट स्वभाव, रोजेट मतलब जो पौधे बोने रह जाते हैं उन्हें कहा जाता है। तो रोजेट स्वभाव जो है वाले द्विवर्षीय पादप जो है, द्विवर्षीय मतलब पढ़ चुके हैं, जानते हैं, 11वीं क्लास में पढ़ा चुका हूँ। एक वर्षीय जिनका जीवन काल 1 ऋतु 1 वर्ष का हो, द्विवर्षीय जिनका जीवन काल 2 ऋतु या 2 वर्ष का हो। ठीक है, कि द्विवर्षीय पादपों के अंदर ये क्या करते हैं, दीर्घीकृत पण रहित पर्व निर्माण को प्रेरित करते हैं। कि द्विवर्षीय पादपों क्या करते हैं, दीर्घीकृत मतलब दीर्घीकृत मतलब लंबे, ठीक है, पण रहित पत्तियों को बिना क्या करते हैं, पर्व के निर्माण को प्रेरित करते हैं। ठीक है, पर्व के निर्माण को प्रेरित करता है कौन, जिब्रेलिन।
जैसे क्या होता है, जो बोना पौधा है, छोटा पौधा है, वो क्या हो जाता है, लंबा हो जाता है। और इस दीर्घित पण रहित पर्व को क्या कहा जाता है, बोल्ट। क्या कहा जाता है इसको, बोल्ट। और फिर ये एरिया क्या कहलाती है, बोल्ट करण कहलाती है। पूछी जा सकती है बोल्ट करण क्या होता है, तो आपके बोलेंगे कि रोजेट स्वभाव के जो पौधे होते हैं, छोटे जो बोने पौधे होते हैं, उनमें जो द्विवर्षीय पौधे होते हैं, इनके अंदर दीर्घीकृत पण रहित पर्व के निर्माण की क्रिया के पर्व निर्माण को प्रेरित करना क्या कहलाता है, बोल्ट। और ये क्रिया क्या कहलाती है, बोल्टकरण कहलाती है। और जिब्रेलिन उपचार द्वारा आनुवांशिक रूप से बोने पौधे को भी लंबा किया जा सकता है, कि भाई जो अनुवांशिक पौधा है, जो अनुवांशिक गुण है उसका बोना होना, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल उसका ऐसा है, अनुवांशिक बोने पौधे को भी क्या किया जा सकता है, लंबा किया जा सकता है। अनुवांशिक बोने पौधे को भी लंबा या लंबाई बढ़ाई जा सकती है। वह प्राकृतिक रूप से रोजेट स्वभाव का लंबे और दीर्घ रूप में परिवर्तन क्या कहलाता है, बोल्टकरण कहलाता है। कि जो प्राकृतिक रूप से जो बोल्ट आपके रोजेट प्रभाव या जो बोने पौधे होते हैं, उनका क्या होना है, आपके लंबाई में या दीर्घिकृत रूप में मतलब बड़ा होना क्या कहलाता है, बोल्टकरण भी कहलाता है। तो बोल्टकरण या बोल्ट इसमें महत्वपूर्ण प्रभाव है, ध्यान रखना। और जिब्रेलिन का एक महत्वपूर्ण, देखिए जैसे अपन 10-12 प्रभाव उसमें ऑक्सीजन में पड़ता था उसके, लेकिन वो उसमें 2-3 पॉइंट महत्वपूर्ण थे। जैसे शीर्ष प्रभाविता महत्वपूर्ण था, पादप जड़ों को प्रेरित करना महत्वपूर्ण पॉइंट था। उसी प्रकार से पर्व दीर्घीकरण किसका मुख्य गुण है, जिब्रेलिन का मुख्य गुण है। तो अपन मुख्य पॉइंट ध्यान रखना, बाकी सभी कुछ पॉइंट है वो कॉमन रहेंगे सब में। अब बीजांकुरण देखिए क्या है, इसकी बात करते हैं। दूसरा पॉइंट आता है बीजांकुरण। बीजांकुरण क्या है कि धान्य फसलों जैसे धान्य फसलों जैसे गेहूं है, मक्का है, कौन से, गेहूं मक्का, खाने वाली फसलें, धान्य फसलें, गेहूं मक्का आदि के बीजों का अंकुरण में जिब्रेलिन क्या है, अंकुरण मतलब जब बीज अंकुरित होकर नया पौधा बनाता है उसे बोलते हैं अंकुरण। कि भाई बीज से नवोदित पौधे का निर्माण क्या कहलाता है, अंकुरण कहलाता है। बीजांकुरण मतलब बीज से हो रहा है इसलिए। तो इन खाद्यान्नों के बीजों का बीज जल अवशोषित करके फूल जाते हैं तो इनके भ्रूण जिब्रेलिन का संश्लेषण करते हैं, जो एल्यूरोन परत को विस्तृत हो जाता है। मतलब क्या होता है कि जैसे बीज क्या होता है, आपको बीज को बोया जाता है, ये जल अवशोषित करता है, गीली मिट्टी होती है नमी में, जल अवशोषित करके फूलता है। तो वो इनके भ्रूण जो होते हैं वो जिब्रेलिन का संश्लेषण करते हैं। किनके, धान्य फसलों गेहूं के भ्रूण क्या करते हैं, जिब्रेलिन का संश्लेषण हो गया, जिब्रेलिन का निर्माण करते हैं, का संश्लेषण करते हैं। कौन, किसके भ्रूण, आपके धान्य फसलों के। और ऐसे करने से इनमें जो एल्यूरोन परत होती है वो क्या हो जाती है, विस्तृत हो जाती है, टूट जाती है। कि इनमें क्या पाई जाती है, एल्यूरोन परत पाई जाती है, प्रोटीन परत है एल्यूरोन, ठीक है। ये विस्तृत हो जाती है, फैल जाती है। और ये एमाइलेज, प्रोटीएज, कौन से एंजाइम, एमाइलेज, प्रोटीएज, लाइपेज, राइबोन्यूक्लिएज, इत्यादि एंजाइम के संश्लेषण को प्रेरित करता है। कि एल्यूरोन पर टूट जाती है, जिससे क्या होता है, आपके एमाइलेज है, प्रोटीएज है, लाइपेज है, राइबोन्यूक्लिएज आदि एंजाइमों के निर्माण का प्रेरण करती है। कौन, ये जो आपके एल्यूरोन परत टूटती है, इसकी वजह से इनमें आपके इतने पदार्थ, इतने एंजाइमों का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। और एंजाइम भ्रूणपोष, ये एंजाइम क्या होते हैं, भ्रूणपोष में उपस्थित खाद्य पदार्थों को क्या करते हैं, अपघटन करते हैं और पाचन कर देते हैं। और इस प्रकार के पाचन के पश्चात बने उत्पाद क्या कहते हैं, भ्रूण की वृद्धि में वृद्धि करते हैं। कि जितने भी एंजाइम होते हैं ये क्या करते हैं, जो भ्रूणपोष होता है, ठीक है, आप पढ़ चुके हैं भ्रूणपोष के बारे में 3rd चैप्टर के अंदर, भ्रूण को पोषण देने वाली त्रिगुणित संरचना, ठीक है। तो ये क्या होती है, ये एंजाइम सभी इसको क्या करेंगे, भ्रूणपोष को अपघटित करेंगे। भ्रूणपोष अपघटित होगा या इसका पाचन होगा तो इसे भोज्य पदार्थ या पौष्टिक पदार्थ निकलेंगे, जैसे भ्रूण क्या करेगा, ग्रहण करेगा, और भ्रूण ग्रहण करके क्या करेगा, अंकुरण करेगा, वृद्धि करेगा, और नवोदित पौधे का क्या करेगा, निर्माण करेगा। तो इस प्रकार से क्या है, बीजांकुरण में जो है आपके जिब्रेलिन का महत्वपूर्ण रोल होता है। इसके बाद में बात करते हैं प्रसुप्ति भंग करना। ऑक्सीजन में क्या पढ़ा था, प्रसुप्ति प्रकट करना, ठीक है, प्रसुप्ति बनाए रखना ताकि बीजों का नष्ट नहीं हो। इस पर अभी इसमें प्रसुप्ति भंग करना, देखिए क्या चीज़ है। क्या प्रसुप्ति भंग करना क्या, देखिए कि जिब्रेलिन अनेक वर्षों की कलिकाओं तथा बीजों की प्रसुप्तता को नष्ट कर अंकुरित होने को प्रेरित करता है।
कि कुछ पादप होते हैं जिनके कि जो वृक्षों की जो कलिकाएं होती है, छोटी छोटी कलिकाएं निर्मित होती है हरे रंग की, तो वृक्षों की कलिकाओं व बीजों की, बीज अंकुरित नहीं होते, मान लीजिए बीज को बोधि अंकुरित नहीं हो रहा है, तो बीजों की प्रसुप्तावस्था जो है इसको तोड़ता है। जिबरेलिन के छिड़काव होने से जो बीज वृक्षों की जो कलिकाएं हैं वो विकसित होने लग जाती है, बीज अंकुरित होने लग जाते हैं, तो इस प्रकार से अंकुरन को प्रेरित करता है। और जिबरेलिन की उच्च सांद्रता द्वारा प्रसुप्ति को निष्प्रभावित किया जा सकता है। मान लीजिए कोई पौधा अंकुरित नहीं हो रहा, बीज बोधि काफ़ी समय से, मान लीजिए उसमें जिबरेलिन की अपने उच्च मात्रा डाल देंगे तो उसकी वो प्रसुप्ति भंग हो जाएगी, ठीक है, वो जल्दी क्या हो जाएगा, आपके अंकुरित हो जाएगा। इसके बाद में बात करें पुष्पन। देखिए पुष्पन क्या है कि जिबरेलिन कुछ पौधों में पुष्पन के लिए प्रेरक शीत उपचार अथवा आपके अपेक्षित दीप्तिकाल का प्रतिस्थापन करने में सक्षम होता है। क्योंकि कुछ होते हैं पौधे होते हैं उनके अंदर ये क्या करते हैं, आपके प्रेरक शीतक उपचार, क्योंकि कुछ टेम्परेचर की वजह से या कुछ कारणों से जो पुष्प नहीं बना रहे हैं, या आपके जो उनको एक पर्टिकुलर प्रकाश चाहिए उतना प्रकाश नहीं मिल पा रहा जिसके दीप्तिकाल पड़ेंगे, प्रकाश की अवधि जिसमें पौधे क्या होते हैं, पुष्पित होते हैं या पौधों में पुष्प का निर्माण होता है, दीप्तिकालिता कहलाता है, ठीक है। तो ये जो दीप्तिकाल है उतना प्रकाश नहीं मिल रहा है, तो जिबरेलिन के छिड़काव करने से उनमें पुष्पों का निर्माण हो जाता है, पुष्प बनेंगे, फल बनेंगे, फल बनेंगे तो बीज बनेंगे। तो इस प्रकार पुष्पन की क्रिया को भी ये प्रेरित करता है, ठीक है। अगला है निषेक फलन, उसमें भी कॉमन था, इसमें भी कॉमन ही है, पढ़ चुके हैं, उसके अंदर भी पढ़ा था, तो ये कॉमन पॉइंट है, दोनों में लिख सकते हैं। क्या निषेक फलन अब कल पढ़ा था कि ऑक्सीजन की तुलना में जिबरेलिन है वो एनिक्सल फलन को प्रेरित करने में कई गुना अधिक प्रभावशाली होता है। कि भाई ऑक्सीजन की तुलना में यदि अपन जिबरेलिन का छिड़काव करें तो जल्दी क्या होगा, आपके एनिसेक फलन की क्रिया होगी। तो ये ऑक्सीजन और जिबरेलिन दोनों है वो क्या करते हैं, एनिसेक फलन को प्रभावित करते हैं, प्रेरित करते हैं। जैसे जिबरेलिन द्वारा क्या होता है, टमाटर, सेब, नाशपाती, ठीक है, आदि जो आपके गुटके वाले फल होते हैं, आम है, इनमें आदि में क्या होता है, एनिसेक फलन जो है ऑक्सीजन की तुलना में अधिक प्रभावी रूप से क्या किया जाता है, अधिक सुगमता से, अधिक आसानी से प्रकट किया जा सकता है। तो जिबरेलिन के बारे में इतना ही था कि जिबरेलिन क्या है, इसके मुख्य कार्य के प्रभाव क्या है। तो इसमें मुख्य कार्य के प्रभाव तो आपको देख लिया, तो हाँ सबसे पहले पढ़ा था परदीर्घीकरण, वो महत्वपूर्ण पॉइंट है। दूसरा इसके बारे में पढ़ा था अपने बीजांकुरण, ठीक है, और तीसरा ये प्रसुप्ति भंग करना। पुष्पन है एनिसेक फलन तो कॉमन पॉइंट है, किसी भी लिख सकते हैं। तो इसके 3 पॉइंट है, इसमें 2 तो आप याद रख सकते हैं, तो प्रसुप्ति भंग करना, ठीक है, ये नहीं तो ये बीजांकुरण, और ये आप फर्स्ट वाला पॉइंट, ये 2 तो कॉमन पॉइंट है, मतलब महत्वपूर्ण पॉइंट है इसके, जो अपन को याद करने ही पड़ेंगे। इसके लिए क्या है, बहुत ज़रूरी है, नहीं तो अपन क्या होगा, आपके कॉमन मतलब थोड़े स्पेशलाइज पॉइंट है वो उनको अपन को याद करने पड़ेंगे। तो आज के लिए अपन क्लास में इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।